ओके, तो हम बात कर रहे थे एरे की, कि एरे हमारे पास होती है, इस एरे के अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हमने स्टोर किए, जिसमें जो पहला एलिमेंट है वो आपका कौन से इंडेक्स पे होगा? 3 शेयर नहीं हो रही। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था एरे की। तो एरे में अगर मुझे ये 65 आउटपुट चाहिए, जरा आप दिमाग इधर रखिएगा, 65 को मैंने कंसोल पे प्रिंट करवाना है, तो एरे का नाम क्या है? मार्क्स। अब मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा जी? मार्क्स, बताते जाए साथ साथ, मार्क्स ऑफ इंडेक्स बताऊंगा, मार्क्स ऑफ 1। अगर मैं मार्क्स ऑफ 0 लिखूंगा तो वो पहला नंबर, पहले जो मार्क्स है वो मुझे रिट्रीव करके देगा। ठीक है, चले मैं मार्क्स ऑफ 0 कर देता हूँ फिलहाल, और इसको मैं इस वक्त मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 2, मार्क्स ऑफ 3 एंड मार्क्स ऑफ 4। चले मैं एक और भी कर देता हूँ, मार्क्स ऑफ 5। सबसे पहले तो मुझे आप ये बता दें कि इसमें आउटपुट इसकी क्या आएगी? नहीं, 5 वाले की एरर नहीं आएगा, इसके भी आउटपुट आएगी। और आपको पता है कि अगर कोई इंडेक्स एरे का एग्जिस्ट ना करता हो, उसकी वैल्यू अनडिफाइंड आती होती है। क्या होती है? अनडिफाइंड आती होती है। तो जरा टर्मिनल हम ऑन कर लेते हैं, 2-4 मिनट इसमें भी ले लेने हैं। तब तक हम जरा एरे को समझ लेते हैं, ये साथ साथ रिवाइज हो जाएगी। तो मैंने एरे से ही टॉपिक आज का स्टार्ट करना है और आगे लेके चलना है। तो बेटे इसमें एक्चुअली जब हम हर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक तरीका तो ये होता है कि हम हर एरे का हर एलिमेंट इंडिविजुअली एक्सेस कर लें। अब अगर मैं पहले 4 एलिमेंट है ये खत्म कर दूं, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं डायरेक्ट 4th एलिमेंट को रैंडमली उठा सकता हूँ। बस मुझे किस एरे का कोई भी एलिमेंट उठाना हो तो मुझे उसका क्या बताना होता है? इंडेक्स नंबर बताना होता है। अब जरा आप ये देखें, एरे के इंडेक्स में कभी कोई गैप आता है? पहले मुझे ये बताएं, एरे का इंडेक्स हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? 0। और कंसेक्टिवली 1-1 के इंक्रीमेंट के साथ क्या होता है? ग्रो करता जाता है एट द एंड ऑफ एरे तक, एक एक का इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो इसका मतलब जो पहला एलिमेंट है इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसलिए इसको एक्सेस करना हमारे लिए क्या होता है? आसान होता है। हम अंदाजा लगा लेते हैं 0 से स्टार्ट होता है, मुझे 5वां एलिमेंट चाहिए तो इंडेक्स क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, और मुझे 5th एलिमेंट चाहिए हो तो मैं इंडेक्स क्या लिखूंगा? 5th एलिमेंट के लिए कौन सा इंडेक्स बनेगा? 4th बनेगा ना, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको पता। अच्छा जी, कमांड बताएं, कमांड क्या होती है इसको एग्जीक्यूट करने की? नोट, हाँ जी, नोट क्या है जी? टुडे डॉट जे। अब देखिए आपको सारे के सारे एलिमेंट वैसे प्रिंट हो गए। 0 वाला 80 आपको मिल गया, ठीक है। 65 1 पे था तो वो 1 वाला भी मिल गया। इस तरह लास्ट वाला जो 5th एलिमेंट है, ये 5th नहीं है, ये 6th एलिमेंट है। और हमारी अरे के अंदर कितने एलिमेंट है? 5। अब इसी तरह अगर मेरे पास ये 100 एलिमेंट्स होते तो क्या मैं ये 100 लाइंस लिखता? तो उस चीज से बचने के लिए आप आज अब तक क्या करते आए हैं? आपने कहा नहीं, हम क्या करेंगे, एक आई वेरिएबल बनाएंगे, उसको लूप में यूज करेंगे, और ये जो 0 से लेकर 4 तक या 5 तक इंडेक्स जा रहा है ना, यहाँ हम आई पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? यानी कि आप लूप के थ्रू इसको ट्रैवर्स कर रहे हो। तो उसका क्या तरीका था? उसका तरीका ये था कि आप यहाँ आके क्या लगाते हैं जी? फॉर, ठीक है, तो i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस। कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? कंसोल, हाँ जी, कंसोल डॉट
लॉग कंसोल डॉट लॉग में यहाँ से पूरी स्टेटमेंट कॉपी कर लेता हूँ और वहां और मार्क्स आप 0 की बजाय आप मार्क्स आप क्या लिख देंगे आई। अब जरा देखें आप, अब होगा क्या, जब आई की वैल्यू 0 होगी कंडीशन चेक होगी, अंदर आ जाएंगे कंडीशन, पहली बार जब 0 यहाँ पुट होगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 0 इज लेस देन 5 होता है ना। ये जरा मैं आपको खड़े होकर समझा देता हूँ जो यहाँ फिजिकल बैठे हैं, बाकी ऑनलाइन वालों को लूप की एग्जीक्यूशन पता है बड़ी। देखिए बेटे, ये जो लूप चलेगा ना यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, ठीक है, आई इज इक्वल टू 0 से, ये एक काउंटिंग के लिए हमने यूज कर लिया। अब एक ऐसा ये लूप का काम ये है कि ये इस मार्क्स ऑफ आई की जगह, इस आई वाली जगह पे ना ये नंबर पुट करता जाता है और कंसोल देखता है कि पहली बार कौन सा नंबर मार्क्स ऑफ 0 आएगा। जब आई की वैल्यू यहाँ से 0 आएगी तो ये आएगा कंडीशन पे, कंडीशन चेक होगी, अगर तो ये कंडीशन होगी ट्रू तो लूप के अंदर आ जाएगी, अगर ये कंडीशन होगी फॉल्स तो लूप से बाहर। बात समझ आ गया। अब जब i इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज हो गया, i लेस देन 5 चेक हुआ, 5 लेस देन है, यानी i की वैल्यू 0 लेस देन 5 ही होती है, कंडीशन ट्रू होगी, अंदर आ जाएगी। अब जहां i है वहां पर i की वैल्यू पुट कर देंगे, ये कंप्यूटर खुद ही करता है, ठीक है। जब i की वैल्यू 0 है तो यहां 0 आएगा तो console.log में मार्क्स ऑफ 0 आ जाएंगे, मार्क्स ऑफ 0 ऊपर पड़े हुए थे 80 थे, यहां 80 आ जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। जैसे ही फॉर लूप की स्टेटमेंट खत्म होगी, कंट्रोल जो होता है इस आखिरी स्टेटमेंट प्लस प्लस पे शिफ्ट हो जाता है, बाहर नहीं आता, बल्कि आप ये लूप से जब एक बार लूप के अंदर एंटर हो जाता है कंट्रोल, लूप से बाहर तभी आता है जब ये कंडीशन फॉल्स होती है, अदरवाइज वो लूप के अंदर ही रहता है। और इनिशियलाइजेशन से पे वो वन टाइम आता है, कंडीशन पे आता है फिर इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन फिर इंक्रीमेंट। अब ये इंक्रीमेंट होता रहेगा, कंडीशन होती रहेगी, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी फिर हम इसके जाएंगे। क्या तक बात क्लियर है सबको? अच्छा, अब जब यहाँ पर i प्लस प्लस हुआ तो पहले i आ रहा था 0, यहाँ 0 पर हुआ, जब स्टेटमेंट खत्म हो गई फिर i प्लस 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 क्या करता है 1 का इंक्रीमेंट। अच्छा, अब i की वैल्यू 0 थी, क्या हो जाएगी 1, वापस कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन 5, अंदर आ जाएंगे, जहाँ i था वहां 1 आ गया, अब मार्क्स ऑफ 1 ये वाली स्टेटमेंट पुट हो जाएगी। तो देखिए एक स्टेटमेंट को हमने एक बार लिखा, लेकिन वैल्यू जो 4 बार 5 बार लिखने से वैल्यू आ रही थी वही वैल्यू एक बार लिखने से आएगी, लेकिन हमने क्या किया, वो जो 5 बार एक ही स्टेटमेंट चलानी थी, हमने 5 बार एक स्टेटमेंट को लिखने की बजाय हमने उसको 5 टाइम एग्जीक्यूट करवाया है, और यही लूप की खासियत होती है। लूप यही काम करता है कि जो कोड आपका रिपीट हो रहा होता है उसको आप लूप के अंदर लिख दें, आप उसको 10 मरतबा या 20 मरतबा लिखने की बजाय या 1000 मरतबा राइट करने की बजाय उसको 1000 टाइम एग्जीक्यूट करवाएं। लिखिए 1 टाइम एग्जीक्यूट उसको जितनी बार, अब मैं कंडीशन ऊपर अगर 1000 तक ही लगा दूं तो मेरे 1000 नहीं बैठेंगे, मुझे एक ही लाइन यही रहेगी, कंडीशन चेंज हो जाएगी, समझ आइए। तो ये लूप का काम होता है, तो ये अब तक करते रहे, आज हम इससे भी आसान करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपने अभी तक इसको नहीं पढ़ा था, अब इसको भी मजीद शॉर्ट करेंगे। और सोच रहे होंगे इससे क्या आसान हो सकता है, जावास्क्रिप्ट जो है ना आपको इससे भी आसान मेथड प्रोवाइड करता है। बहरहाल ये तो मैंने एक लूप लगाया, इस लूप ने क्या करना है, इस लूप ने ये करना है कि आपको एलिमेंट्स जो हैं वो प्रिंट करवा के दे देने, ऐसे ही सिर्फ एलिमेंट्स प्रिंट करवाएगा। अब मैं चाहता हूं, जरा बात गौर से सुननी है, चाहता मैं ये हूं कि ये जो आपकी ओरिजिनल एरे मार्क्स की है, ओरिजिनल एरे मार्क्स की है, इस एरे में से इस एरे के एलिमेंट्स में 10 ऐड करो, और जो न्यू एरे मुझे मिले, न्यू एरे बने, उसको न्यू एरे में समझ लें, बस कॉपी कर दें, एक न्यू एरे बनाएं जो इन तमाम एलिमेंट्स में 10 ऐड कर दो, या यूं बात समझ लें, आपका काम ये है, टास्क आपको ये दिया जाता है कि इस एरे के हर एलिमेंट के अंदर 10 इंक्रीमेंट करना है, 10 क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, और 10 इंक्रीमेंट करने के बाद फिर आपने उसको न्यू एरे में कॉपी करना है। तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीका ये है कि आपने एक एरे डिक्लेयर करनी है, पहले तो सपोज आपने एक एरे बना दी और इसको एम्प्टी डिक्लेयर कर दिया, डायनेमिक एरे बना दी, क्या डिक्लेयर कर दिया, एम्प्टी, इसका मतलब इसके अंदर अभी कोई एलिमेंट नहीं है। अब हम जब आएंगे अंदर आके हमने क्या करना है, सिंपल इतना करना है कि ये जो न्यू एरे है, न्यू एरे, इसको पहले तो आप यूं करें, आपको टास्क ये दिया जाता है
कि आपने मार्क्स वाली एरे का हर एलिमेंट कैसे अचीव होता है, इंडेक्स के साथ, ऐसे ना। अब मैं मार्क्स ऑफ आई लिखूंगा तो मैं हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। मार्क्स ऑफ 0 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा। ओके, देन प्लस इसके अंदर क्या करता हूं मैं, 10। ये तो मेरी रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा कि आप मुझे एग्जिस्टिंग एरे, ओल्ड एरे जो आपकी है, उसके हर एलिमेंट के अंदर 10 ऐड करके दें, तो आपने हर एलिमेंट के साथ 10 प्लस कर दिया। लेकिन मैंने ये कहा उसको कॉपी कर दें एक न्यू एरे के अंदर, जाहिर है कॉपी करना पड़ेगा आपको। तो इसको असाइन करना है एक न्यू एरे के अंदर, तो हम उसको एरे का नाम कोई देते हैं, लेट्स सपोज लेट, बल्कि एरे ऊपर बना चुके हैं ना हम, वो ऊपर बना चुके हैं। तो क्या ये इतना लिखना काफी है? बताएं, जल्दी बताएं। एरे, जिस एरे में आप कॉपी कर रहे हैं उसका इंडेक्स भी यहाँ पर बताना चाहिए। आप जब इस एरे का 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे तो वो न्यू एरे के 0 इंडेक्स पे जाके स्टोर होगा। जब 1 वाले पे इंक्रीमेंट करेंगे तो वो 1 वाले इंडेक्स पे जाके इंक्रीमेंट होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, तो आप 80 यहाँ पे क्या, जब 80 आएगा तो मैं आपके समझाने के लिए यहाँ बना रहा हूँ कि जब आपको 80 पहला एलिमेंट वहां से रीड करेगा, ऊपर से, यहां से समझ लें, यहां से पहला एलिमेंट रीड हुआ, एरे ऑफ 0 उठाया, एरे ऑफ मार्क्स ऑफ 0 यहाँ पुट कर दिए, उसके अंदर 10 ऐड किया, तो क्या बन गया वो 80 प्लस 9, 10 कितना बन जाएगा 90, और आई की वैल्यू 0 थी, एरे ऑफ 0 को क्या मिल जाएगा 90। पहला एलिमेंट क्या आ गया आपका 90। इस तरह दूसरे एलिमेंट में भी वो ऐड करेगा, दूसरा एलिमेंट उठा के यहाँ रखेगा, 10 उसके अंदर ऐड कर देगा, वो क्या बन जाएगा आपका 75, क्या बन जाएगा। इसी तरह हर एलिमेंट के अंदर वो क्या करता जाएगा, एक एक 10 ऐड करता जाएगा, ये 55 बन जाएगा, और उसके बाद 87 है तो वो 97 बन जाएगा, ठीक है, और ये 100 बन जाएगा। ये आपकी न्यू एरे बनेगी जो कि किसके अंदर पड़ी होगी, एरे ऑफ आई के अंदर। तो बाहर आगे आप क्या करते हैं, आप डिस्प्ले करवाते हैं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। इसके अंदर आप पहले आप मार्क्स की एरे आप ये देखना चाह रहे हैं, उसके अंदर चेंज तो नहीं कर दिया इसने है। फिर हम लिखना चाह रहे हैं जी कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर कौन सी एरे, जो हमारी न्यू एरे है, ठीक है। अब कमांड क्या है एग्जीक्यूट करने की, कमांड याद है ना, क्या है, node.today.js। हमने एंटर किया तो आप देख लें आपको पुरानी एरे वैसी की वैसे मिल गई, और जो न्यू एरे आपको मिली है वो 10 के इंक्रीमेंट के साथ। देखिए 80 के अंदर 10 इंक्रीमेंट किया, वो 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट 0 इंडेक्स पे आया हुआ है, फर्स्ट वाला फर्स्ट पे आया हुआ है, सेकंड वाला सेकंड इंडेक्स। इस तरह जो है ना, ये सारे एलिमेंट्स अपनी एप्रोप्रिएट लोकेशन के ऊपर क्या हुए हैं इस वक्त आ चुके हैं, और एक न्यू एरे हमें मिल गई जिसने हमारी पुरानी एरे को डिस्टर्ब नहीं किया। समझ आई बात की या नहीं आई? आगे अब ये तो हमारा वो तरीका है जो हम पहले ट्रेडिशनली यूज करते रहते हैं। तो ऐसा क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि जो इन सब चीजों को जो है ना हमें वो साइड पे करेगा। तो हमारे पास हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है हमारी जावास्क्रिप्ट की, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो कि आपने भी नोट कर लेने हैं। तो ये फंक्शन वो फंक्शन है जो कि शायद ही कोई ऐसी वेबसाइट या ऐसा कोई प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर इसको यूज ना किया हो। मैं नहीं समझता कि इनके बगैर कोई वेबसाइट आप बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर बना भी सकते हैं तो फिर आप एफिशिएंट वे में नहीं बना सकते, ठीक है। ये बहुत ही इफेक्टिव होते हैं और सबसे ज्यादा मोस्ट यूजेबल होते हैं, तो लिहाजा इनको आप नोट भी कर लें। तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, उनमें एक फंक्शन है मैप, फिल्टर, रिड्यूस, फॉर ईच, फाइंड, सॉर्ट, एनी एंड मैनी मोर। इसके अलावा और भी हैं, ठीक है। और भी जो होंगे मैं बता दूंगा आपको।
उसके साथ। ये वो फंक्शन है फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब सबसे पहले जरा हम आ जाते हैं कि ये जो काम हमने यहां किया है, ये पूरा का पूरा लूप लगाया है, तो ये पूरा का पूरा लूप लगाए हैं, फिर ये स्टेटमेंट्स लिखे हैं, ये थोड़ा सा हमारे लिए क्या है, ये मुश्किल काम है कि हमें यहाँ इसकी लॉजिक भी बनानी पड़नी है। भाई हमारा लूप इतने तक चलना चाहिए, लूप की लॉजिक बनानी पड़ती है ना। तो आप चाह क्या रहे हैं, आप सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि आपके अरे के हर एलिमेंट के अंदर 10 ऐड हो जाए, 10 क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो एक तरीका लूप वाला है। अब अगर किसी को लूप लगाना नहीं आता तो इसका मतलब फिर वो प्रोग्रामिंग ही ना पढ़े हैं, तो उसका जो है ना जावास्क्रिप्ट कहता है कोई मसला नहीं है, आप बेफिक्र रहें, आपको लूप नहीं लगाना पड़ेगा, मैं आपको ऐसा फंक्शन दे रहा हूं, आप उस फंक्शन को समझ लें, लूप से जान छूट जाएगी। देखिए ना कितना आसान सोल्यूशन को देगा। अब जरा उसको समझना जरूरी है। तो मैं क्या करता हूं जी, मुझे देखें यहाँ पर मुझे अरे भी बनानी पड़ रही है। क्या बनानी पड़ रही है? तो मैं फिलहाल क्या करता हूं, यहां से ये नीचे वाला पार्ट सारा का सारा अभी कमेंट कर देता हूं, ठीक है। अब मैं वही अरे ही यूज कर रहा हूं, लेकिन अब मैं मैप जो फंक्शन है मेरा बिल्ट इन फंक्शन है मैप, मैं जरा उसकी फंक्शनैलिटी की तरफ आता हूं कि मैप फंक्शन क्या करेगा। मैप फंक्शन क्या करेगा? मैप फंक्शन ने ये जो आप उसे ये अरे के फंक्शन है, अरे और लिस्ट पे अप्लाई होते हैं। अरे और ये जितने भी फंक्शन मैंने लिखे हुए हैं ये आप लोग नोट कर लें, ये सारे फंक्शंस अरे पे या लिस्ट पे क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। और ये जो मैप का फंक्शन है, ये मैप का फंक्शन ट्रांसफॉर्म करता है एक इनपुट वैल्यू को न्यू वैल्यू पे। मेरा पॉइंट आपको समझना है ये कि आप इस फंक्शन को जो इनपुट देंगे और इससे आप जो न्यू वैल्यूज डिमांड करेंगे, ये आपको वो करके देगा। आप अगर चाहते हैं कि ये मेरी पूरी एरे है, आप इस पूरी एरे को मुझे वेब पेज पे दिखा दो, तो ये भी मैपिंग है। ये भी क्या है? एक्चुअली वो क्या कर रहा है, आपके डेटा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पे क्या करा रहा है, मैप कर रहा है। आपके डेटा को सर्वर से उठा के यूआई के ऊपर मैप कर रहा है, यूजर इंटरफेस पे मैप कर रहा है। और अभी फिलहाल क्योंकि हम यूजर इंटरफेस को थोड़ा साइड पे रख के बैठे हुए हैं, तो यहां पर हम चाह रहे हैं कि हम मैप को एरे दें, वो इस एरे में से हर एक वैल्यू के अंदर क्या ऐड करके दे दे, 10 ऐड करके। जी मेरी बात समझ आई है आपको या नहीं आई? उसी तरह हमने कहा, पहले मैं बताता हूं कि मैप फंक्शन कैसे यूज करेंगे। तो मैप फंक्शन के लिए आपने जिस एरे पे मैप फंक्शन अप्लाई करना है, आपने वो एरे लिखनी है, डॉट मैप। फंक्शन बिल्ट इन है, पहले ही आ जाता है, डॉट मैप। इस मैप फंक्शन के अंदर वाली बात अगर आपको समझ आ जाती है तो ये फंक्शन क्लियर है, लूप से आपकी जान छूट गई है। अब सुने होना क्या है, जरा मैं इससे आगे फिर चलता हूं। मैप फंक्शन एक्चुअली जब इस एरे को रीड करेगा ना, क्या करेगा, इस एरे को, जिस तरह हम लूप, आपको याद है ना अभी हमने लूप लगाया था, लूप को रीड करने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया हुआ था, याद है? कौन सा वेरिएबल था वो? आई वेरिएबल था। क्या वेरिएबल था? आई वेरिएबल था। तो यहां पर मैप को भी एक वेरिएबल चाहिए होता है, मैप को भी एक वेरिएबल चाहिए होता है। हम मैप को वो वेरिएबल दे रहे हैं, सपोज मार्क्स की अरे मैं एम दे रहा हूं, आई भी दे सकते हैं, एम दे रहा हूं। अब एरो फंक्शन बन गया, क्या बन गया? एरो फंक्शन बन गया। इस एम के अंदर क्या होगा, बारी बारी वो मैप क्या करेगा, इस एम को सिर्फ इस मकसद के लिए यूज कर रहा है कि वो यहां से पहली वैल्यू उठा के इस एम में रखेगा, फिर उसको इस एम को उधर जो एरो फंक्शन की फंक्शनैलिटी आपको पता है कि आगे अगर कहीं यूज होगा तो एम वाली वैल्यू उसके अंदर क्या होगी, इनपुट हो जाएगी और वो कैलकुलेट करके आंसर रिटर्न करेगा। फिर इसी तरह मैं पूरा फार्मूला लिख लेता हूं, फिर आपको ये बात समझ आ जाएगी। देखें मैप ने क्या करना है, मैप ने
इस m के अंदर एक एक वैल्यू उठा के रखनी है और उस फिर m के अंदर फिर क्या कर देना है 10 प्लस कर देना। मेरी बात समझे? क्योंकि एरो फंक्शन में ये एरो फंक्शन का यही काम है ना। ये करेगा क्या? एरो फंक्शन का आपको पता है कि लेफ्ट साइड पे इनपुट होती है और राइट साइड पे वो जो वैल्यू होती है वो रिटर्न होती है हमें। एरो फंक्शन यही करता है ना। लेफ्ट साइड पे क्या होती है? इनपुट होती है और इनपुट कहां से आएगी? इस मार्क्स की एरे से। ये शुरू शुरू में हमने लिखा हुआ है। इस मैप को कौन किसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं? कौन सी एरे के साथ? कौन सी एरे से वैल्यूज रीड करनी है आपने पहले ही बता दिया। तो मार्क्स डॉट मैप का मतलब मार्क्स वाली एरे के ऊपर मैपिंग करनी है आपने और इस मार्क्स की एरे की वैल्यूज को मैप करना है न्यू वैल्यूज पे। और न्यू वैल्यूज का फार्मूला बता दिया गया कि उनका फार्मूला ये है कि पुरानी वैल्यू के अंदर 10 10 क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। ये एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन की लेफ्ट साइड पे हमेशा इनपुट बताएंगे कि इनपुट कहां? ये m के अंदर इनपुट आ रही है इस एरे से, तो वो m के अंदर 80 इनपुट होगा, वो 80 को उठा के इधर पुट करेगा। 80 प्लस 10 क्या आएगा? 90। अच्छा ये करेगा क्या? ये उस 90 को ना एक एरे बनाएगा। मैप फंक्शन ऑलवेज रिटर्न एन एरे, सिंगल वैल्यू रिटर्न नहीं करता। मैप फंक्शन हमेशा आपको क्या रिटर्न करता है? एरे रिटर्न करता है। ये बात आप याद रखें जी बेटे। तो अब हम देखते हैं जरा, तो होगा क्या? होगा ये कि जब वो पहली बार 80 को उठा के यहां रखेगा इस m के अंदर, तो ये m वाली वैल्यू 80 बन जाएगी और 80 यहां आ जाएगा राइट साइड पे, फार्मूले में पुट हो जाएगा। अब ये फार्मूला है और ये उसकी इनपुट है। इनपुट फार्मूले में पुट होती है और उसकी आउटपुट कैलकुलेट होती है। आउटपुट जो भी होगी वो रिटर्न करेगा और जो रिटर्न करेगा वो उसको एरे के अंदर ही स्टोर करेगा। अब अगर उसने पहला एलिमेंट उठाया है तो उसको पहले एलिमेंट के तौर पर स्टोर करेगा। 10 की बजाय मैं अब कर देता हूं, हाँ जी ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई आपको? तो बेटे अब ये जो मार्क्स डॉट मैप है ये क्या कर रहा है? मार्क्स से एक एक वैल्यू उठा के इसके अंदर ऐड करता जा रहा है। अच्छा अब जरा सोचें तो ये क्योंकि पूरी एरे में को इसने रीड करना है, तो क्या इस फंक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली लूप नहीं लगा हुआ? आपको तो लूप लगाना नहीं पड़ा ना। मैं जो चीज आपको समझाना चाह रहा था, इस मैप फंक्शन ने आपकी लूप से जान छुड़वा दी। उसने कहा बस मुझे ये बता दो एरे कौन सी है, पढ़ो उसको मैं खुद लूंगा। बिल्ट इन उसका लूप है अपना। बस वेरिएबल बताएंगे, ये वाला वेरिएबल आप उठा उठा के इस वेरिएबल पे रखते जाओ और ये फार्मूले के अंदर आप उसे इस्तेमाल करते हैं। तो पहली वैल्यू उठाएगा, उसमें 5 ऐड करेगा, एरे में रख देगा। दूसरी वैल्यू उठाएगा 65, उसमें 5 ऐड करेगा, उसको 70 को यहां रख देगा। फिर इसी तरह 50 बन जाएगा, 45 को उठाएगा, अप टू सो ऑन। ये इसी तरह जो है वैल्यूज उठाता जाएगा और उनको एरे के अंदर प्लेस करता जाएगा। डन। न्यू एरे जो बनेगी ये हमारी, ये जो न्यू एरे चेंज होने के बाद होगी, ये आपको पूरा का पूरा ये जो फंक्शन है ये आपको रिटर्न कर देगा। इस वक्त आपको कुछ नहीं मिल रहा, और जब भी कोई चीज रिटर्न होती है या तो आप उसको डायरेक्ट कंसोल पे प्रिंट करवाया करें या उसको किसी वेरिएबल में सेव किया करें। ऐसे है रिटर्न जो चीज होगी। अब ये जो हमें रिटर्न करेगा इसको हम कहेंगे जी लेट, इसको हम कर लेते हैं जी एरे। क्या कर लेते हैं? एरे इज इक्वल। इसका क्या मतलब हुआ? एरे इज इक्वल, इसका मतलब ये है कि राइट साइड वाला जो मैप फंक्शन आपने लगाया है ये आपको पूरी की पूरी एरे रिटर्न करेगा जो कि मैंने सामने बना दी। मेरी बात समझे? जब ये सारी एरे बना लेगा, प्रिंट कर लेगा, उसके बाद पूरी की पूरी एरे जो इसने रिटर्न की, ये सारी एरे, होल एरे इस एरे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है। अब जब हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे, मैं जरा दोबारा नीचे से कॉपी 2 स्टेटमेंट्स कर लेता हूं, लिखने नहीं पड़ती। अब मैं जब कंसोल डॉट लॉग करूंगा
मार्क्स भी और जो मेरी न्यू एरे है वो भी, तो आप देखेंगे कि आपको पुरानी एरे भी वैसी मिलेगी, न्यू एरे आपको इंक्रीमेंट के साथ मिलेगी। तो क्या ख्याल है, अब आप ये देखें, जो काम आपको यहाँ पर इतनी स्टेटमेंट से करना पड़ रहा था कि एरे भी बनानी पड़ रही थी, बॉडी भी बनाते थे, ये सारा काम, इस तरह के टिपिकल लॉजिक भी आपको बनानी पड़ रही थी, ऐसा है, ये लॉजिक भी तो बनानी पड़ रही थी, अब वो सारा का सारा काम सिर्फ यहीं पे हो, कितना शॉर्ट काम है। और ये देखें आप, किसका यूज किया है हमने, एरो फंक्शन का, किसका यूज किया है, एरो फंक्शन का। एरो फंक्शन वाले लेक्चर जरा सुन लें जाके, अब आगे एरो फंक्शन ही इस्तेमाल होने हैं। यहां तक कोई बात समझ ना आई हो तो बता सकते हैं। मैप कब पता चला, एक चीज है हमारी कंडीशनल मैपिंग, मैं चाहता हूं इस एरे में से हर किसी में ना हो, हर किसी में, मैं देखिए, मैं चाहता हूं जिसके मार्क्स बिलो 70 हैं उसमें तो वो ऐड करे, जिसके अबव 70 है वो तो ऑलरेडी हाईएस्ट मार्क्स है ना, मैं उसमें करना नहीं चाहता, मेरी रिक्वायरमेंट है, ये बात समझे, एक क्राइटेरिया है हमारा कि हम चाह रहे हैं एरे में से सिर्फ उन एलिमेंट के अंदर वो ऐड करे जिन एलिमेंट की वैल्यू बिलो 70 है, ऑब्वियसली। अब आपका ये फार्मूला ऐसे नहीं बनेगा, अब आप क्या कहेंगे, अब आप फंक्शन जो एरो फंक्शन कैसे बना देते हैं, यहाँ पर आप एक टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं, अभी ट्रेडिशनल फंक्शन की तरफ ना जाए, आपने यहाँ पर कहना है कि अगर m की वैल्यू सॉरी लेस देन होगी 70 से, साथ क्या लगा दें, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या करता है, चेक करेगा ना इस कंडीशन को, m के अंदर वो एक एक वैल्यू उठाएगा और ये कंडीशन चेक होगी, अगर उस m की वैल्यू 70 से क्या होगी, लेस, देन इसके बाद आपको दो ऑपरेंड देने होते हैं, अगर लेस होगी तो m प्लस 10 रिटर्न हो, कॉलन का मतलब होता है एल्स m रिटर्न विदाउट एनी चेंज। अगर 70 से लेस वैल्यू है तो पहली स्टेटमेंट रिटर्न एक्सप्रेशन, अगर 70 या 70 से ग्रेटर है तो फिर वो वही वैल्यू ही रिटर्न विदाउट एनी चेंज। तो कॉलन से पहले तो हमने चेंज कर दिया, कॉलन से बाद का मतलब आपको पता है कि वो फिर वही वैल्यू सेम रिटर्न हो जाएगी, ठीक हो गया। तो अब जरा इसको एग्जीक्यूट करें आप, देखिए कौन कौन सी वैल्यू 70 से बिलो थी, 65 एंड 45, तो 80 तो नहीं है ना, 80 एज इट इज आ गया, 65 में ऐड करके उसको 75 बना दिया, ठीक है, 45 को क्या बना दिया, 10 ऐड किया हुआ ना हमने, हाँ 10 ऐड किया हुआ, ठीक है, 55 बना दिया, और 87 वैसे आ गया और 90 भी वैसे आ गया, तो सिर्फ उसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ जिसकी वैल्यू 70 से बिलो। जी जो क्वेश्चन है मेरे से करें ना, किसको है मसला, इसमें जो आपका क्वेश्चन है मेरे से क्वेश्चन पूछे, ये बेटे ये वाली लाइन, दिस इज अ टर्नरी ऑपरेटर, दिस इज अ, देखिए जी आप लोगों ने टर्नरी ऑपरेटर नहीं पढ़ा हुआ तो लिहाजा मैं इसको दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं ये यूज नहीं करता, चलें जी जरा ट्रेडिशनल अप्रोच पे आ रहे हैं, किस पे आ रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच आपको पता है कौन सी है, ब्लॉक वाली, कौन सी है, ब्लॉक। हमने एरो फंक्शन के सामने अब ब्लॉक बना दिया, इस ब्लॉक के अंदर हम पुराना तरीका यूज करेंगे कि इफ मार्क्स लेस देन 70 देन रिटर्न करे m प्लस 10, ओके, एल्स रिटर्न करे m। तो जनाब ये वो पुराना तरीका है जो कि जिससे हम हट के एरो फंक्शन पे आए थे, और टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर इस इफ एल्स का अल्टरनेट होता है। टर्नरी ऑपरेटर पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं, मैं दोबारा एक बार बता देता हूं, अभी मैं इसको कन्वर्ट भी करूंगा। टर्नरी ऑपरेटर आप थोड़ा यूं लिखते हैं, नोटपैड स्टार्ट हो रहा है, तो अगर मेरे पास है ये इफ, यहां पे मैंने क्या लगाई है, कंडीशन,
उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखी है, स्टेटमेंट, ऐसे ना, और फिर मैंने क्या लिखा, एल्स, देन मैंने क्या लिखा, स्टेटमेंट। मुझे आप बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट 1 मैं कह देता हूं, ये स्टेटमेंट 2 मैं कह देता हूं, मेरी स्टेटमेंट 1 कब एग्जीक्यूट होगी और स्टेटमेंट 2 कब एग्जीक्यूट होगी? अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू चलेगी? स्टेटमेंट नंबर 1 इफ के साथ ही जो लिखी होती है कंडीशन के ट्रू होने पे, और एल्स वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाती है। इफ एल्स का की वर्किंग ही यही है कि इफ, या तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर इफ वाला एग्जीक्यूट हो गया है तो एल्स वाला स्किप हो जाएगा, और अगर इफ वाला स्किप हो गया तो एल्स वाला लाजमी होगा विदाउट चेकिंग द कंडीशन। ऐसा नहीं हो सकता, दोनों इकट्ठे एग्जीक्यूट भी नहीं हो सकते और दोनों स्किप भी नहीं हो सकते, कोई एक लाजमी एग्जीक्यूट होता है। तो इफ एल्स अगर एक एक स्टेटमेंट है तो प्रोग्रामर ने ये देखा यार एक एक स्टेटमेंट के लिए हमें ये टिपिकल सा सिंटैक्स लिखना पड़ता है, क्यों ना इसका कोई शॉर्टकट ढूंढा जाए। तो शॉर्टकट ढूंढने का तरीका ये क्या होने का, भाई इफ को निकाल दो, इफ को निकाल दो, इस इफ की जगह पे किसी कंडीशन के आगे ही क्वेश्चन मार्क लगा, इफ पहले लगा हुआ था, क्वेश्चन मार्क आगे आ गया। अच्छा, अब जैसा कि कंडीशन के ट्रू होने पे स्टेटमेंट 1 चलती थी, अब भी चलेगी वही, लेकिन आप उसको सिंगल लाइन में ले आए ताकि कोड हमारा स्मार्ट बन जाए। फिर एल्स को हटा दें, एल्स की जगह पे आप क्या ले आए, कॉलन ले आए, क्या ले आए, और कॉलन को भी सिंगल स्टेटमेंट में सामने ले आए, और उसके बाद आप क्या ले आए, स्टेटमेंट 2 ले आए। अब होगा ये, अगर तो ये कंडीशन होगी ट्रू तो ये कॉलन से पहले वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर ये कंडीशन होगी फॉल्स तो कॉलन के बाद वाली स्टेटमेंट। नाउ दिस इज अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स, बट उसका शॉर्टकट है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, सिंगल लाइन कंडीशनल ऑपरेटर इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है, कंडीशनल ऑपरेटर कहा जाता है इसको। टर्नरी ऑपरेटर इसलिए 3 ऑपरेंड इसको चाहिए, कंडीशन चाहिए, ठीक है, कंडीशन के बाद आपको देखें यहाँ पर तो उसको स्टेटमेंट 1 भी चाहिए, स्टेटमेंट 2 भी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? C++ में भी ये है, उसमें भी सेम ऐसे ही लिखना है, उसमें भी सेम इसी इसको ऐसे ही लिखना है C++ के अंदर। जी, बात क्लियर हो गई या नहीं? तो मैंने वहां पर टर्नरी ऑपरेटर ही जनाब यूज किया हुआ था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस अपनी स्टेटमेंट में आ रहा हूँ कि इसको खत्म कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई मुझे ये चेक करने, इफ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं इफ को खत्म कर रहा हूँ। जब मैंने इफ हटाया, मैं इस कंडीशन के आगे क्या लगा दूंगा, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद मैंने कहा जी मुझे ये कंडीशनल ऑपरेटर पे जब आता हूँ रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखना, वो ऑटोमेटिकली कंसीडर करता है एरो फंक्शन के मैंने रिटर्न करना है, और सेमीकोलन को रिप्लेस कर देना है किसके साथ, कॉलन के साथ। फिर स्टेटमेंट 2 आएगी, एल्स खत्म कर दें आप। तो ये जरा आपका सिंटैक्स जो है आसान, अब समझ आ गया आपको, ये लाइन समझ आ गई। तो मैप फंक्शन ने क्या किया, मैप फंक्शन ने आपका काम आसान कर दिया हुआ है कि अब वो खुद ही लूप लगा के इस पूरी एरे को रीड करेगा। आप इस एरे के अंदर एक और एलिमेंट रख दें, आप इसको 67 लगा दें, तो यहां पर अब वो उसको भी करेगा। समझ रहे हैं ना बात? देखें आप 67 को, क्योंकि 70 से लेस था तो इसलिए उसके अंदर उसने क्या ऐड कर दिया, 10 ऐड कर। समझ आई बात की या नहीं आई? आ गई है? ये काम है मैप फंक्शन का, इसका काम है ये। अच्छा, अब मैं चाहता हूं मुझे ये आउटपुट चाहिए। देखें, मैं चाहता हूं कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ मैं जब मेरे बाकी एलिमेंट चेंज ही नहीं हो रहे, अभी इस कंडीशन के मुताबिक आपकी आउटपुट क्या बन रही है, ये 80 ही है, ये कितना बन गया 75 क्योंकि 65 था, ये कितना बन गया 55, ये 92 की बजाय क्या रहेगा, ये 90 रहेगा, 87 रहेगा।
और ये आपका 90 रहेगा और लास्ट वाला फिर क्या बन जाएगा 77। ये न्यू एरे आपकी आएगी इसमें, तो नीचे रिजल्ट भी आ रहा है। अब मुझे एक बात पता लग गई कि मेरा एटीबी इफेक्ट नहीं हो रहा। इफेक्ट कौन कौन से हो रहे हैं? इफेक्ट कौन कौन से हो रहे हैं? कौन कौन से बताएं ना। जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? आंसर 75 वाला एक है, दूसरा कौन सा है 55 वाला है, तीसरा कौन सा है 77 वाला। ऐसे ना ये 3 एलिमेंट इफेक्ट हो रहे हैं, बाकी तो चेंज ही नहीं हुए। मैं चाहता हूं ये 3 एलिमेंट मुझे रिटर्न हो। क्या हूं? सिर्फ ये 3 एलिमेंट रिटर्न हो। कैसे करें? सोचें जरा। अरे में तो एलिमेंट्स पड़े हैं, कौन सी एरे को? न्यू एरे को कैसे असाइन करेंगे? मुझे उसकी लॉजिक बताएं ना जरा। पहले कंडीशन जो वैल्यू बिलो 70 होगी वो वैल्यू एंटर होगी। मैं ट्रेडिशनली बात कर रहा हूं। ओके ओके, कोई नहीं, ट्रेडिशन बता दें। जो बिलो 70 होगी वो बिना में स्टोर होगी और उसके अंदर इंक्रीमेंट करेंगे और वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ऐसी दूसरी ऐसी तीसरी। अब मेरी बात सुने आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर इसकी m की वैल्यू उसको आप इसको कैसे कराना चाह रहे हैं? यहाँ पे मुझे बताएं, मैं क्या करूंगा ऐसा? ओके तो यहाँ आप चाहते हैं कि ये फिर m, क्योंकि m चेंज नहीं हो रहा ना, ये तो ऐसे आ रहा है। आप चाहते हैं मैं ये m हटा दूं, ये सिर्फ वही वाले जिसमें 10 ऐड कर रहे हैं वही वाले एरे में आ जाए, ऐसे सोच रहे हैं? नहीं, आप ये कह रहे हैं, देखें हो क्या रहा है, हो ये रहा है m की जो वैल्यू लेस देन 70 है उसमें ये 10 ऐड हो रहा है और ऐड होने के बाद वो एरे में जा रहा है। लेकिन जिसकी 70 से लेस नहीं है वो एज इट इज एरे में जा रहा है। ऐसे है? रिटर्न हर सूरत में हो रहा है, या तो आपको इस एक्सप्रेशन ये वाली रिटर्न हो रही है या आपको ये m रिटर्न हो रहा है। या तो वो चेंज हो गए रिटर्न हो रहा है या विदाउट एनी चेंज रिटर्न हो रहा है, जहां वो एरे में ही रहा है। तो आप चाह रहे हैं कि जो चेंज हो रहा है वो रिटर्न करवा दें, इसको हटा दें, ऐसे चाह रहे हैं आप ये चाह रहे हैं कि मैं इस m को रिमूव कर दूं। अब मैं क्या करूं? ये ठीक है, कॉलम भी हटा दूं। अब बताएं, अब ठीक है? आपको एरर नजर आ रहा है इस वक्त? रीजन क्या है? आप टर्नरी ऑपरेटर के रूल को वायलेट नहीं कर सकते, सिंटैक्स नहीं आप खत्म कर सकते। हाँ वो तो मैंने कहा था, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं 3 एलिमेंट्स को प्रिंट करवाऊं। नहीं, मैं अभी आगे उस बात पर नहीं, मुझे सिर्फ इस बात का इधर ही आंसर चाहिए। अच्छा मैं सुने मेरी बात, अब मैं ना थोड़ा सा मैं ट्रेडिशनल, आप जो सोच रहे हैं मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूं। मैं ब्लॉक स्टेटमेंट पे जा रहा हूं। टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स है कि उसके लिए 3 ऑपरेंड लाजमी है, ओके ना? अच्छा मैं अगर यहाँ ये लिख देता हूं कि इफ m इज लेस देन 70 देन रिटर्न m प्लस 10, दैट्स इट। आगे मैं एल्स पार्ट लिखता ही नहीं हूं। यहाँ तो कंपलसरी नहीं है ना, यहाँ तो ऑप्शनल है ना हमारा, हम एल्स लिखे या। अब इसका मतलब हमें वही वाली वैल्यू ही वो रिटर्न करेगा जो क्या होगी। जरा आउटपुट देखते हैं। मैं जो पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूं वो आंसर तो मैं पहले दे चुका था, एक बच्चे को याद था, बाकी किसी को नहीं था। आप देखें जिनकी वैल्यू लेस देन 70 थी उसको चेंज करके उसने प्रिंट करवा दिया, लेकिन उनके प्रॉपर अपने इंडेक्स पे और बाकियों को उसने क्या डिक्लेयर करवा दिया? अनडिफाइंड करवा। वो रिटर्न ही नहीं हुए। वो जो रिटर्न जब वैल्यू नहीं हो, क्योंकि मैप जो है मैप ये
फुली एरे को ट्रैवर्स करता है, ये कोई एलिमेंट स्किप नहीं करता। जब उसने पहला एलिमेंट ट्रैवर्स किया कंडीशन फॉल्स हो गई, वो लेस देन 70 नहीं था, कंडीशन फॉल्स होने पे कुछ भी नहीं हुआ, तो कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, तो पहली लोकेशन पे उसने अनडिफाइंड रख दिया, भाई यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आई। फिर उस दूसरी लोकेशन को चेक किया, दूसरी लोकेशन वैल्यू लेस देन थी, उसने उसके अंदर ऐड किया 10 और रिटर्न कर दिया 75, उसने 75 सेकंड पोजीशन पे रख दिया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये काम कि मुझे ये वाली आउटपुट, आप जितना मर्जी लॉजिक लड़ा लें यहाँ पर, मैप फंक्शन के थ्रू आप नहीं करवा सकते। लूप में भी ऐसा नहीं करना ना आप, उसमें भी तो इंडेक्स बेस ही होना है। सुने ना, अब सब्र करने पहले, वो चेक करेगा, फिर उस पे चेक लगाएंगे, फिर उस पे चेक लगाएंगे, फिर तो हम जा रहे हैं ना फिर उसी तरफ जहां से पहले थे, नहीं जाना ना उधर। अब जाहिर सी बात है, ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन भी तो होगा, है? अब हम सोल्यूशन की तरफ आएंगे ना थोड़ी देर में, उसके लिए हम फिल्टर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फिल्टर यूज करेंगे। अच्छा, अब जरा देखिए, तो मैं जरा इसको भी अब क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। और ये एरे दोबारा उठा लेता हूँ, क्या मसला है? जी बेटे, ये मैंने एरे दोबारा उठाई और ये console.log को भी अभी क्या कर देते हैं हम, कमेंट कर देते हैं। अब जरा देखिए इधर, अब हम चाहते ये हैं इनमें से कुछ ही एलिमेंट हमें डिस्प्ले हो, फिल्टर हो। अब आपने किया जी लेट, जाहिर सी बात है एरे लेंगे आप, एरे में सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स आए, एरे के अंदर सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स आए जो लेस देन 70 हों, जो लेस देन 70 हों। जी बेटे देखें, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? फिल्टर। फिल्टर कैसे लगाएंगे? ये एरे पे लगाना है, एरे का नाम डॉट फिल्टर, और डॉट फिल्टर के बाद आप यहां पर अब आप एरो फंक्शन लगाएंगे m, ये वेरिएबल लेंगे जो कि एरे को ट्रेवर्स करेगा। फिल्टर में भी मैप फिल्टर एक ही बात, यानी कि उसके अंदर फंक्शन वैसे ही बनाएंगे, एरो फंक्शन। अब आप यहां पर क्या कर रहे हैं? m एरो फंक्शन, एरो, ये जो फिल्टर है, फिल्टर आपको जो रिटर्न करता है, ये आपको बूलियन वैल्यूज रिटर्न करता है, 1 या 0। भाई इसमें से किसी को उठाना है या नहीं उठाना, फिल्टर है ना। तो हमने कहा m इज लेस देन 70, m इज लेस देन, उसने देखना है जहां जहां पे ये कंडीशन ट्रू होनी है, उसने उधर से एक एलिमेंट उठा के यहां रखना है। भाई 80 लेस देन है, नहीं है तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, एरे में ना डालो। 65 लेस देन है, इसको उठा के एरे में डाल दो। तो ये फिल्टर का काम है। फिल्टर ने सारी चीजें नहीं उठानी, वो चीजें उठा लेनी है जो चीजें आपके कंडीशन पे मैच कर रही है। ये भी एरे ही रिटर्न करता है। तो दो बातें, मैप भी क्या रिटर्न करता है? एरे। फिल्टर भी क्या रिटर्न करता है? एरे। फिल्टर भी क्या रिटर्न करता है? मैप भी क्या रिटर्न करता है? दोनों ही हमें क्या रिटर्न करेंगे? एरे। लेकिन मैप हमें ओरिजिनल साइज की एरे रिटर्न करता है। जितना 5 एलिमेंट की एरे थी, 5 एलिमेंट ही रिटर्न करेगा, लेकिन उनमें से अगर कोई आपके क्राइटेरिया पे मैच नहीं हो रहा तो वो अनडिफाइंड प्लेस करेगा। अब फिल्टर क्या करेगा? फिल्टर ने उस कंडीशन की बेस पे फिल्ट्रेशन करनी है, जिस जिसकी वैल्यू उस कंडीशन पे मैच कर रही है, फुलफिल हो रही है, वो उसको एरे में डालता जाएगा। तो जरा बताएं मुझे, पहली वैल्यू को अगर जरा आप खुद मैनुअली चेक करें, आप मुझे बताएं, शाबाश, पहली वैल्यू जो है 80, क्या वो एरे में आएगी? 80 नहीं आएगा। 65 आपने उसको यहां प्लेस करके सोचना है खुद। अच्छा 80 उठा के यहां रखा, 80 इज लेस देन 70, कंडीशन ट्रू के फॉल्स, फॉल्स मींस के आपको यहां से 0 रिटर्न, क्या रिटर्न होगा? 0 का मतलब ये हुआ कि उसने उसको शामिल नहीं किया। तो इसको शामिल करना है जी। 65 को पहला एलिमेंट होगा हमारा, दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा? 45 होगा, तीसरा एलिमेंट कौन सा होगा? 67 होगा। ये वाली एरे बनेगी और वो हमें ये वाली एरे रिटर्न
करेगा। डन। आगे आ जाते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर हम करते हैं सबसे पहले ओरिजिनल एरे प्रिंट करवा लेते हैं। मैं इसलिए कराता हूं कि आपको साथ साथ ना ओरिजिनल का वो पता चलना चाहिए। कंसोल डॉट लॉग, बेटे यहां पर हमारे पास न्यू एरे। डन। अब प्रिंट करते हैं। ये देख, अब आपको सिर्फ वही वाले एलिमेंट रिटर्न हुए हैं जो कि आपकी कंडीशन पे फुलफिल हो रहे थे। ये बात समझ गए आप या नहीं? और मैं चाहता हूं कि बाकियों को मैंने चेंज भी नहीं करना था। अब सुने, मैंने आपसे आउटपुट की क्या डिमांड की थी, जरा ये नीचे देखें। ये तो मैंने एज इट इज कह दिया था, ऐसे ही ना। मैं एक्चुअली ये चीज चाह रहा हूं, ये आपको मिल गए ओरिजिनल वाले जो 70 से लेस हैं। अब मैं चाहता हूं इन वैल्यूज को, गौर से बैठना है, मैं चाहता हूं जो 70 से लेस है यही ऐड होने चाहिए। अब फिल्टर एक काम करता है, वो जस्ट फिल्टर करता है, वो ऐड नहीं करता। मैप क्या करता है, ऐड करता है, फिल्टर नहीं करता। और अब हम कितने दोनों काम करवाना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? मतलब अभी आपको यूज करना नहीं आ रहा, यानी कि आप क्यों कह रहे हैं कि हम दोनों यूज करें, ऐसे ना, क्योंकि हमने दोनों काम करवाने हैं ना, फिल्ट्रेशन भी होनी है और मैपिंग भी होनी है। तो हम अगर इन तीन वैल्यूज पे ही मैप लगाना चाहते हैं तो मैं क्या करता हूं, ये मुझे ये एरे किसके अंदर आ जाएगी, इस एरे के अंदर। इसको मैं नाम दे देता हूं एरे 1। क्या दे देता हूं? अब गौर से बैठना है, अभी फिर मैं इसको शॉर्ट भी करूंगा। एरे 1, एरे 1 के अंदर कौन से एलिमेंट्स आए हैं जो लेस देन 70। ओके, अब ये जितने भी एलिमेंट लेस देन 70 हैं, ये सारे के सारे को मैंने मैप करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, लेट एरे। अब फाइनल रिजल्ट मेरा किसके अंदर आएगा, एरे के अंदर। और मैं किसके ऊपर लगाऊंगा मैप फिल्टर, मैप फंक्शन किस पे लगाऊंगा, एरे 1 पे। वेरी गुड, एरे 1 पे मैं लगाऊंगा, क्योंकि मैं एरे 1 वाले ही सिर्फ 3 एलिमेंट्स पे मैप लगाना चाहता हूं, उन्हीं को चेंज करना चाहता हूं। मार्क्स पे लगाऊंगा तो वो सब पे हो जाएगा। तो मैंने पहले फिल्टर कर लिया, अब उस पर क्या लगा रहा हूं, मैप लगा डॉट मैप, ओ सॉरी, एरे 1 डॉट मैप। और मैप फंक्शन में हम वही वेरिएबल बनाएंगे और एरो फंक्शन बनाएंगे, और हम कहने के m+10 क्या हो जाए, रिटर्न। यहां आप कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो कंडीशन हम फिल्टर के थ्रू फिल्टर कर चुके हैं और मैप के थ्रू क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब जब आप ओरिजिनल एरे, अपनी मार्क्स वाली एरे प्रिंट करवाएं, आप एरे को भी प्रिंट करवाएं, तो अब आप देखेंगे कि आपको जो वैल्यूज आंसर जो रिटर्न होंगे वो कौन से रिटर्न होंगे, ये देख सकते हैं आप। ओरिजिनल एलिमेंट्स आपके कौन कौन से हैं, 65, 45, 67, जो वहां एरे 1 में आए थे। एरे 1 पे जब आपने मैप लगाया तो आपने एरे 1 के हर एलिमेंट के अंदर क्या ऐड किया, 10 ऐड किया, तो वो क्या बन गया जी, 75, 45 क्या बन गया आपका 55, और 67 क्या बन गया आपका 77। तो हमने दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया। तो अब हमारा फिल्टर भी डेटा हो रहा है और क्या हो रहा है जी, यहाँ पर मैप भी हो रहा है। लेकिन अभी भी एक चीज है, थोड़ा शांत रहो, इसको मजीद शॉर्ट करते हैं ना। हाँ देखें, अब मुझे एक बात बताएं, आपको ये सारा का सारा जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न कर रहा है, फिल्टर्ड वैल्यू की एरे, ऐसे ना, क्या रिटर्न कर रहा है, ये एरे फिर किसके अंदर आ जाती है, एरे 1 के अंदर। ऐसे ये मैं फ्लो समझा रहा हूं, अगर फ्लो समझ आ गया तो अभी वाली बात समझ आ जाएगी। ये पूरा फंक्शन फिल्टर वाला आपको सामने वाली एरे रिटर्न करता है। जब वो यहां रिटर्न करता है वो एरे किसको मिल जाती है, एरे 1, ऐसे ना। फिर एरे 1 हम लेके आ रहे हैं, उसको मैप पे मैप कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, जो ये एरे 1 यहां लिखा हुआ है, ये यही वैल्यू नहीं है जो ऊपर वाली वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, ऐसे ही।
अच्छा, मैं यहां लिखने की बजाय मैं कहता हूं भाई मैं क्यों करूं ये सारा काम, ये सारा खत्म करके मैं यहां पे ही डॉट मैप ना लगा दूं? क्या ख्याल? इसको मैं वही, अरे मैं क्यों दो लाइन में काम करूं, मैं एक ही लाइन में मेरा काम हो। क्या ख्याल? ये मानना पड़ेगा आपको। अब जरा फ्लो समझें। यहां तक तो आपका फिल्टर काम कर रहा है, इसने आपको एक एरे फिल्टर करके दे देंगे, और मैप भी आप किस पे लगा रहे हैं? एरे पे लगा रहे हैं ना। किस पे लगा रहे हैं? अब वो चाहे यहां आप एरे का वेरिएबल रखते या आपने एरे ही साथ लगा दी, तो हमारा कोड इस तरह शॉर्ट हो रहा था, तो हमने अब भी मैप एरे पे ही लगाया हुआ, तो ये लेफ्ट टू राइट चलेगा। कैसे चलेगा ये? लेफ्ट टू राइट। पहले फिल्टर होगा रिकॉर्ड, पूरी एरे इस जगह पे आ जाएगी, उस एरे के साथ फिर अगला फंक्शन कॉल होगा, उस पे मैप होगा और वो वैल्यू सेम रिजल्ट आपको अभी वाला मिल जाएगा। देखें, अब आप ये अंदाजा लगाएं, ये सारा काम करने के लिए अगर आप वो लूप इस्तेमाल करते, आपको इफ भी लिखने पड़ते, आपको लूप भी लॉजिक बनानी पड़ती, आपको एरे की इंडेक्सिंग भी करवानी पड़ती, आपको ये भी देखना पड़ता कि नया मैंने 3 का बनाना है कि 4 का बनाना है। आपको तो नहीं पता ना इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, मैंने कहीं पे ये तो नहीं बताया कि मुझे इतने एलिमेंट की एरे रिटर्न करो। वो खुद ही डायनामिक एरे बना लेता है, खुद ही जितने एलिमेंट होते हैं उतने के एरे बना के दे देता है। जब आप करेंगे तो आपको एरे बतानी पड़ेगी। समझ गए बात या नहीं? तो मैप और फिल्टर समझ आ गया, अच्छे से समझ आया। अब जरा आए हम इसको देखते हैं कि मैप और फिल्टर को जरा इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कहाँ पे हो। मैं कहीं और नहीं ज्यादा जाता, उस पे दराज डॉट पीके पे जाते हैं और उसमें देखते हैं कि कहाँ पर ये फिल्टर और वो चीजें यूज हो रही है, मैप कहाँ हो रहा है। ठीक है, आपको तो हैरान हो जाएंगे, अच्छा जी ये चीजें हम बैकएंड हम पहले पढ़ रहे हैं, ताकि जब देखो अगर मैं आपको फ्रंट एंड पढ़ा के फिर बैकएंड उसी के साथ लगाता तो आपके लिए वो बहुत मुश्किल काम होना, क्योंकि आप उस वक्त फ्रंट एंड भी समझ रहे होते हैं, आप उस वक्त बैकएंड भी समझ रहे होते हैं। तो कोर्स प्लान हमारा इस तरह से है कि आप बैकएंड पहले समझ लें, लैंग्वेज पहले समझ लें, फिर हम जब फ्रंट एंड पे इसको यूज करेंगे रिवीजन भी हो जाएगी और चीजें यूज भी हम कर लेंगे। आपको ये सारी चीजें जो इंटरफेस पे नजर आ रही हैं, आपको नीचे प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, ये कार्ड्स बने हुए हैं, हर एक कार्ड को के ऊपर एक प्रोडक्ट मैप हो रही है, हर इसके ऊपर डेटा मैप हो रहा है, इसके ऊपर इमेज ये मैप हो रही है, डेटाबेस से उठा के यहाँ वो मैप किया हुआ है उसने, यहाँ पे नंबर भी मैप हो रहा है, यहाँ पे एक टेक्स्ट भी मैप हो रहा है, नीचे देखें आप वैल्यू ओरिजिनल कुछ और है, ऊपर उसको चेंज करके उसने दी हुई है। वो जो कट किया हुआ है, समझ आई बात की? उसको स्ट्राइक थ्रू कर देता है ना, वो प्राइस को स्ट्राइक थ्रू का मतलब है क्रॉस लाइन आ जाती है। तो वैल्यू भी मैप हो रही है आपकी, उसी वैल्यू को देखें आपकी परसेंटेज में वो आपको शो करवा रहे हैं। उसकी सेल देखें तो सेल जो है ना वो बता रहा है कि 57%, 73% ये सेल है इसकी, 77% ये माइनस में आके प्लस में है, या हाइफन लगाया हो शायद, जो भी बहरहाल। तो ये जो आपको यहाँ पे ये जो पिक्चर नजर आ रही है, इसके बाद आगे अगर आप देखें जाके ये जितने भी इमेज आपको कार्ड, आप वेब डेवलपमेंट जब करते हैं ना तो आप इसको एक कार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप? जैसे कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4। अगर अगर आप बूटस्ट्रैप पे कुछ चीजें डाउनलोड करेंगे ना, कुछ टेम्पलेट्स, तो उसके अंदर अगर आप ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट बनाएंगे तो उसके ऊपर वो कार्ड्स बने होते हैं। ई कॉमर्स के ऊपर जो एक प्रोडक्ट शो हो रही होती है वो डेटाबेस से उठा के उसको मैप कर रहा होता है, आपको यूआई पे दिखा रहा होता है, वो मैप हो गया। फिल्टर कहाँ पे है? आप फिल्टर में आप कहते हैं जी मेरे पास नॉट इंटरेस्टेड, छोड़ें। अच्छा, अब यहां पर फिल्टर मैंने लगाना है, लेट्स सपोज मैं यहां पर भी एक्चुअली फिल्टर ही लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मैं स्मार्टफोन पे आता हूं, मैं नोकिया मोबाइल्स पे आता हूं,
जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अब वो मुझे सिर्फ नोकिया के मोबाइल दिखाएगा। ये फिल्टर नहीं है। अब यहाँ पे फिल्टर भी हुआ और मैपिंग भी हुई। कैसे वाला? वो मैप तो है ना, पहले वो फिल्टर करता है, वहां से नोकिया वाले फोन सारे सर्च करता है, जैसे अभी उसने सारे नंबर सर्च किए थे। कल हम कॉम्प्लेक्स डेटा थोड़ा सा देखेंगे, हम आज सिंपल डेटा पढ़ाया था कि मैप और फिल्टर अच्छे से समझ आ जाए। तो वो कर क्या रहा है, पहले उसने डेटाबेस से सारे नोकिया वाले फोन सर्च कर लिए, जैसे अभी हमारे फिल्टर वाले फंक्शन ने किया। फिल्टर वाले ने सारे वो वाले कर लिए जो लेस देन 70 थे। तो उसने स्ट्रिंग पे मैपिंग कराई हुई है, हमने इंटीजर्स पे मैपिंग कराई। ठीक है, जब वो सर्च कर लिए उसको उसने यूजर इंटरफेस पे मैप करवा दिया। हम ये भी कर सकते हैं, हम यही सेम लाइन लिख के ना, बजाय इसके कि हम इसको कंसोल को दें, हम कंसोल को क्यों देंगे, हम H1 पे शो करवा देते हैं, हम किसी कार्ड पे शो करवा देते हैं। आउटपुट है ना, आउटपुट यहाँ मैंने आपको करके नहीं दिखाई थी, यही सेम आउटपुट आप किसी लेबल पे भी तो ले सकते हैं। आप यही सेम आउटपुट किसी जो है आप यूजर इंटरफेस पे भी तो ले सकते हैं। आउटपुट है, फिल्टर होके आ गई, उसको मैप कर दो, दैट्स इट। बात समझ आ गई आपको या नहीं आई? तो मैप और रिड्यूस, सॉरी मैप एंड फिल्टर आज हमने पढ़ा है। ये मैप एंड फिल्टर मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा दिया बेटे कि यहाँ पर ये यूज हो रहा है। उसने पहले यहाँ फिल्ट्रेशन की है। अब अगर देखें इसके अंदर लेफ्ट साइड पे देखें, मैं मजीद फिल्टर अप्लाई हो रहे हैं इस पे। अब उसने क्या किया जी, इंस्टॉलमेंट पे जो सर्विसेज अवेलेबल सर्विसेज में आए, उसने पहले फिल्टर एक नहीं हो सकता, एक से ज्यादा हो सकते हैं। पहला फिल्टर लगाया ब्रांड पे उसने, अब हम फिल्टर लगा रहे हैं सर्विस पे। हमने कहा जो इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है वो वाले दिखाओ। दोबारा वो रिफ्रेश हुआ और जो जो इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल होंगे वो दोबारा उनको सर्च भी करेगा, उनको मैप भी करेगा। ये मैप करता है साथ साथ, पहले वो फिल्टर करता है, फिर वो क्या करता है, मैप करता है। समझ में नहीं आई ना? अब हम एक ऐसे ट्रैक की तरफ चलने लगे हैं जिस पे मैं रुकना नहीं चाहता। इसलिए मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि पिछले जो कॉन्सेप्ट रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़े हुए हैं उनको देखना शुरू कर दें। कम से कम आप ES6 से देखें, लाजमी ES6 से लेक्चर्स ऑनवर्ड जितने भी पढ़े हैं वो सारे देखें, उनकी प्रैक्टिस करें, एरे को कंसीडर कर लें, ऑब्जेक्ट्स को समझ लें, ताकि अच्छा कल मैंने ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड पढ़ाना है आपको कि हम मैप फिल्टर को किसके साथ काम, थोड़ा सा कम्प्लेक्स डेटा कहाँ होता है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स आ जाए, एरे के अंदर क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट्स आ जाए, सिर्फ एक नंबर ना हो, पूरा का पूरा। और आपको पता है ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा होता है, आईडी, नेम, ठीक है, उसकी प्राइस, तो उसके जो है ना, जैसे ये है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है बेटे, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये उसका नेम है पड़ा, टाइटल है पड़ी, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है पड़ी, ये उसकी प्राइस है पड़ी, ये उसके रिव्यूज हैं पड़े। तो ये सारा एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा नहीं। आज मैंने आपको ये सिखाया कि एक इंटीजर टाइप के नंबर, इंटीजर टाइप की वैल्यूज पे कैसे हम मैप और जो है ना फिल्टर लगाएंगे। अब थोड़ा सा आपने जाके इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इसकी प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपने जो पीछे ऑब्जेक्ट्स वाला लेक्चर आपको दिया हुआ था वो करके आना है। एरो फंक्शंस को लाजमी से साथ साथ रिवाइज करते रहे, मैं भी एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, लेकिन बेटे हर चीज को प्रैक्टिस में ले आए। मैक्सिमम टाइम दे, 1 बजे का मतलब है 1 बजे, मैं अगर 2 बजे क्लास ले रहा हूं तो इसका मतलब है 1 घंटा आपको दिया हुआ है कि आपको 1 घंटा प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करके बैठो, ताकि मैं जब आज पढ़ाऊं तो मुझे पीछे वाली चीजों पर एक्सप्लेन करने में टाइम ना लगे। सही है? तो अब हमने आगे मूव करना है, ना कि एक ही जगह पे स्टे करना है, रुकना है। तो बराए मेहरबानी जरा इन चीजों को थोड़ा वो करें आप। चले जी, अब ये क्लास हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आप सबको समझ भी आई होगी।